यह कहानी है एक दिलचस्प और डरावनी मर्डर मिस्ट्री की, जिसमें एक साधारण इंसान अचानक एक खौफनाक सीरियल किलर बन जाता है। सुखविंद्र सिंह ढिल्लू, जिसने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद न केवल दूसरी बल्कि तीसरी शादी भी की। ये सुनकर आप सोचेंगे कि यह एक आम कहानी है, लेकिन जब हम आपको बताएंगे कि उसकी जीवन शैली और योजनाओं के पीछे कितनी गहरी साजिश थी, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि सुखविंद्र ने अपनी दोनों पत्नियों को कनाडा ले जाने का वादा किया, लेकिन खुद वहां से अकेला लौट गया? और जब उसके जुड़वा बच्चों की मौत हुई, तो क्या वह सच में एक दुखी पिता था या एक शातिर हत्यारा? इस कहानी में हर मोड़ पर सस्पेंस है, हर कदम पर एक नया रहस्य छिपा है। आखिरकार वह कौन सी ताकतें थीं जो उसे इस खौफनाक रास्ते पर ले गई? ये एक मर्डर मिस्ट्री है जिसमें शामिल है दहेज, धोखाधड़ी और एक ऐसा जहर जो साधारण टेस्ट में पकड़ में नहीं आता। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जिसने न केवल पंजाब बल्कि पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। इस कहानी में हर चीज एक अद्भुत साजिश की तरह है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे सुखविंद्र ने अपने परिवार को खत्म करने की योजना बनाई? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस केस के हर पहलू के बारे में। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और जानकारी से भरी वीडियो आपके पास आती रहे। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी। 1993 में पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाला 25 वर्षीय रणजीत सिंह अपने भविष्य को लेकर परेशान था। हालांकि वह ग्रेजुएट था, फिर भी उसके पास कोई स्थायी काम नहीं था और वो बस नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात सुखविंद्र सिंह ढिल्लो से हुई, जो कि उस समय कनाडा में अपने परिवार के साथ एक आरामदायक जिंदगी जी रहा था। सुखविंद्र, जो भारत में छुट्टियां बिताने आया था, रणजीत की हालत देखकर उसे कनाडा जाने की सलाह देने लगा। सुखविंद्र ने उसे समझाया कि बेहतर अवसरों के लिए अगर वो कनाडा का रुख करता है तो उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। सुखविंद्र भी एक समय रोजगार की तलाश में 1981 में कनाडा गया था। हालांकि उसने बहुत पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी उसने टूटी फूटी अंग्रेजी सीखकर खुद को वहां की जिंदगी के मुताबिक ढाल लिया था। शुरुआती संघर्षों के बाद, कई छोटी मोटी नौकरियां बदलने के बाद आखिरकार उसे स्थिरता मिली जब उसने पुरानी कारों का व्यापार शुरू किया। उसने हैमिल्टन में पुरानी कारों को खरीदने और बेचने का कारोबार जमाया और इसमें काफी मुनाफा कमाया। जब रणजीत ने सुखविंद्र से मिलकर उसके अनुभव सुने तो उसे भी अपना भविष्य उज्जवल दिखाई देने लगा। उसने सोचा कि अगर वह कनाडा पहुंच गया तो वहां परिश्रम करके कुछ बड़ा कर सकता है। सुखविंद्र ने रणजीत की मदद के लिए तुरंत हाथ बढ़ाया और उसके वीजा के इंतजाम में उसकी सहायता की। इसी तरह 1993 में रणजीत अपनी नई नवेली पत्नी लखविंद्र को लेकर कनाडा चला गया। कनाडा पहुंचकर उसने सुखविंद्र के व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू किया। रणजीत ने बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया और उनकी साझेदारी जल्दी ही एक मजबूत बंधन में बदल गई। रणजीत सुखविंद्र का बहुत आदर करता था और उसे चाचा कहकर पुकारता था। दोनों परिवार भी अब हैमिल्टन में आसपास रहने लगे थे। व्यापार में साझेदारी इतनी गहरी हो गई थी कि उन्होंने अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए 1996 में बीमा पॉलिसी लेने का भी निर्णय लिया। इस बीमा में यह प्रावधान था कि अगर किसी दुर्घटना में उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे को $1,00,000 की राशि मिलेगी। इसके अलावा अगर मृत्यु किसी अप्रत्याशित हादसे के चलते होती है तो इस राशि को 2 गुना करके $2,00,000 तक बढ़ा दिया जाएगा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको झकझोर दिया। उस दिन लखविंद्र किचन में बर्तन धो रही थी, तभी अचानक डाइनिंग रूम से रणजीत के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। लखविंद्र घबराई हुई रसोई से दौड़ती हुई बाहर आई और देखा कि रणजीत फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। दर्द की अधिकता के कारण उसका शरीर एकदम से धनुष की तरह झुक गया था और उसकी आंखें बाहर की ओर निकल आई थीं। पति की इस हालत को देखकर लखविंद्र कुछ पल के लिए सन्न रह गई, पर कुछ देर में जब उसने खुद को संभाला तो वह रणजीत को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे उठाने में सफल नहीं हो पाई। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद 23 जून 1996 को रणजीत की अत्यंत दर्दनाक अवस्था में मृत्यु हो गई। रणजीत का पूरा शरीर अकड़ गया था और उसकी इस रहस्यमयी मौत ने सभी को हैरान कर दिया। रणजीत की इस असामान्य मौत ने सभी को सदमे में डाल दिया। सुखविंद्र, जो उसके साथ साझेदार ही नहीं बल्कि एक अभिन्न मित्र भी था, रणजीत की मौत से टूट सा गया।
किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मृत्यु का कारण क्या था। यहाँ तक कि कनाडा के डॉक्टर भी इस मौत को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि रणजीत के शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट का कोई निशान नहीं था और न ही कोई जहर का अंश पाया गया था। डॉक्टरों ने अंदाजा लगाया कि उसकी मौत शायद दिल के दौरे की वजह से हुई हो सकती है, लेकिन इस अनुमान पर भी पूरी तरह से यकीन करना कठिन था। ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की और रणजीत के शव को अपने कब्जे में ले लिया। अब सवाल बीमा की राशि का था, जो रणजीत की मौत के बाद सुखविंद्र को मिलनी थी। बीमा की इस बड़ी रकम को हासिल करने से पहले बीमा कंपनी के एक अधिकारी ने इस मामले की गहराई से जांच करने का निर्णय लिया। कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इस मामले की पूरी छानबीन के लिए अपने अनुभवी क्लेम इन्वेस्टिगेटर क्लिफ एलियट को हैमिल्टन भेजा। उन्होंने सुखविंद्र के घर जाकर रणजीत के जीवन और उनकी पॉलिसी से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच की। सभी कागजात बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उसी दौरान क्लिफ की नजर अचानक एक दीवार पर लगी तस्वीर पर पड़ी। यह तस्वीर कुछ ऐसी थी जो उसे कहीं देखी हुई सी लग रही थी, जैसे उसने पहले भी इसे किसी और जगह पर देखा हो। दरअसल दीवार पर लगी वह तस्वीर गुरु नानक साहब की थी। इस तस्वीर को देखकर क्लिफ एलियट को लगा कि सुखविंद्र सिन्हा के साथ ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है। जब एलियट ने अपने दिमाग पर थोड़ी मेहनत की तो उन्हें याद आया कि गुरु नानक साहब की यह तस्वीर उन्होंने सुखविंद्र सिन्हा के पुराने घर पर इस घटना से लगभग 1.5 साल पहले देखी थी। यानी कि सुखविंद्र सिन्हा के पुराने घर पर बीमा क्लेम के सिलसिले में क्लिफ एलियट पहले भी जा चुके थे। यह बीमा क्लेम सुखविंद्र सिन्हा की पहली पत्नी प्रवेश कौर का था। 3 फरवरी 1995 को 36 वर्षीय प्रवेश कौर की अचानक मौत हो गई थी। सुखविंद्र को अपनी पत्नी की दुखद मौत के बाद $2,15,000 का बीमा क्लेम मिला था। इसके साथ ही सुखविंद्र सिंह ने अपनी पत्नी के नाम पर $18,000 का एक कर्ज भी ले रखा था, जिसे बाद में माफ कर दिया गया था। अब ये बातें क्लिफ एलियट के दिमाग में घूमने लगी। उन्होंने इस मामले की गहराई से जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शक को हैमिल्टन पुलिस के सामने पेश किया। एलियट ने पुलिस को बताया कि मात्र 1.5 साल के भीतर सुखविंद्र सिन्हा के जानने वालों में से उसके करीबी 2 लोगों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, और हैरानी की बात यह है कि उन दोनों बीमा क्लेम भी सुखविंद्र सिन्हा को ही मिले हैं। हैमिल्टन पुलिस को भी ये बातें कुछ अजीब लगीं। इसके बाद मामले की जांच करने के लिए डिटेक्टिव वॉरेन कोरोल को नियुक्त किया गया। वॉरेन कोरोल ने इस मामले की गहराई तक जाने के लिए सबसे पहले सुखविंद्र सिंह की पत्नी प्रवेश कौर की मौत की जांच शुरू की। दरअसल सुखविंद्र सिंह और प्रवेश कौर की शादी 1983 में हुई थी। प्रवेश एक शिक्षित और समझदार लड़की थी जो अंग्रेजी अच्छी बोलती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वह टीचर बने, लेकिन प्रवेश के पिता हरदेव ग्रेवाल को जब पता चला कि सुखविंद्र सिंह कनाडा में रहता है, तो उन्होंने अपनी बेटी का उज्जवल भविष्य देखने के बाद सुखविंद्र के साथ प्रवेश की शादी कर दी। सुखविंद्र ने शादी में प्रवेश कौर के परिवार से बहुत मोटा दहेज लिया था। शादी के बाद सुखविंद्र अपनी पत्नी प्रवेश कौर के साथ वापस कनाडा चला गया। हालांकि सुखविंद्र सिंह की ऊंची महत्वाकांक्षाएं, घमंड और पैसे के प्रति ललक ने उनके संबंधों में दरार डालना शुरू कर दिया। वह अपनी पत्नी प्रवेश कौर को भी पैसे कमाने के लिए मजबूर करने लगे। मजबूरी के चलते प्रवेश कौर को कनाडा में कई नौकरियां करनी पड़ी। उसने सबसे पहले एक मशरूम के फार्म में नौकरी की। इसी बीच 26 जुलाई 1985 को प्रवेश ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने हरप्रीत रखा। बेटी हरप्रीत के जन्म के 6 महीने बाद प्रवेश कौर को मजबूरी में एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। आगे चलकर वह फिर से गर्भवती हुई, लेकिन किसी कारणवश उसे गर्भपात कराना पड़ा। इसके बाद उसने जूते की एक फैक्ट्री में भी काम किया। फिर साल 1988 में उसने एक और लड़की अमन को जन्म दिया। साल 1991 में प्रवेश कौर एक बार फिर से गर्भवती हो गई, लेकिन इस बार सुखविंद्र को बेटा चाहिए था। इस वजह से प्रवेश कौर लिंग की जांच कराने के लिए भारत गई। जांच में पता चला कि वह फिर से एक लड़की को जन्म देने वाली है, तो उसने गर्भपात करवा लिया। सुखविंद्र सिंह की बेटा पाने की चाहत इतनी अधिक थी कि वह एक लड़का गोद लेने का भी विचार करने लगा था, लेकिन प्रवेश कौर के परिवार वालों के दबाव के कारण उसे बच्चा गोद लेने का विचार बदलना पड़ा।
बताया जाता है कि सुखविंद्र अपनी पत्नी परवेश कौर के साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। वह हर बात पर उससे लड़ाई करता रहता था और उसे मारता पीटता था। एक बार तो सुखविंद्र सिंह ने परवेश कौर को इतना मारा कि परवेश को मजबूरन सुखविंद्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत करनी पड़ी। इसके परिणाम स्वरूप सुखविंद्र को एक दिन जेल में बिताना पड़ा, लेकिन उसके बाद अचानक परवेश कौर बीमार पड़ने लगी। उसके सिर में हर समय दर्द रहने लगा था, जो कि उसकी जीवन की कठिनाइयों को और बढ़ा रहा था। हालांकि परवेश कौर ने कई डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया, लेकिन सिर दर्द किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा था। 31 जनवरी 1995 की रात का समय था और घर में डिनर तैयार था। परवेश लिविंग रूम में आराम से लेटी हुई थी कि अचानक उसे कुछ बहुत ही असामान्य महसूस हुआ। उसकी मुट्ठियां कस गईं, दांत भींच गए और उसकी रीढ़ की हड्डी में ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। दर्द से उसकी चीख निकल पड़ी। उसने घबराहट में कहा, मुझे लग रहा है मैं मरने वाली हूं। उसी क्षण उसका शरीर पूरी तरह अकड़ गया। चेहरा डरावना और अस्वाभाविक दिखने लगा। उसकी 7 साल की बेटी अमन ने मां की इस हालत को देखा और डर के मारे दौड़ती हुई पड़ोस में रहने वाली उल्गा नाम की महिला को बुला लाई। अमन की घबराहट देखकर उल्गा तुरंत उसके साथ आई। उल्गा ने देखा कि परवेश फर्श पर पड़ी थी और उसका शरीर धनुष की तरह मुड़ा हुआ था। सुखविंद्र भी दौड़ते हुए आया और जल्दी से उसे पानी पिलाने की कोशिश करने लगा, जबकि उल्गा ने उसके पैरों को सहलाना शुरू किया। लेकिन उनकी हर कोशिश के बावजूद परवेश की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर जैसे और ज्यादा ठोस और कठोर होता जा रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। परवेश ने उल्गा को कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, वह बेहोश हो गई। परवेश को फौरन हैमिल्टन जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां के डॉक्टर भी हैरान रह गए। उनकी रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पहले कभी ऐसा केस नहीं देखा था और सभी टेस्ट भी सामान्य आ रहे थे। इस स्थिति में डॉक्टरों ने उसे लाइफ सपोर्ट पर रखा, लेकिन 4 दिनों तक उसकी हालत जस की तस बनी रही। किसी भी तरह का सुधार नहीं हुआ। अंततः 3 फरवरी को सुखविंद्र की सहमति से लाइफ सपोर्ट हटा दिया गया और डॉक्टरों ने इस मामले को एक प्राकृतिक मौत बताया। हालांकि मृत्यु का सटीक कारण बताने में वे असमर्थ रहे। सुखविंद्र ने अस्पताल के डॉक्टरों को बताया कि 31 जनवरी की रात को सिर दर्द से राहत पाने के लिए परवेश ने डॉक्टर द्वारा बताए गए एक कैप्सूल का सेवन किया था, परंतु इस घटना ने सुखविंद्र के जीवन में एक गहरी दरार छोड़ दी थी। अब तक सुखविंद्र के 2 करीबी लोग, पहले उसकी पत्नी परवेश और दूसरा उसका बिजनेस पार्टनर रणजीत सिंह अकेला, अजीब और संदेहास्पद हालात में मारे गए थे। दोनों की मौत के पीछे की वजह का अब तक पता नहीं चल सका था, लेकिन इन घटनाओं ने सुखविंद्र को काफी फायदा पहुंचाया था। इसी बीच केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे डिटेक्टिव वॉरेन का शक और गहरा हो गया जब उन्होंने पाया कि परवेश की मौत के अगले ही दिन सुखविंद्र ने उसकी बीमा राशि के लिए दावा कर दिया। इस कदम से साफ था कि सुखविंद्र का ध्यान अपनी पत्नी की मौत से ज्यादा बीमा के पैसों पर था। यह देखकर हैमिल्टन पुलिस ने मामले की जांच का दायरा बढ़ाने का आदेश दिया और जांच भारत तक पहुंचाने की योजना बनाई गई। भारत में डिटेक्टिव वॉरेन की मदद के लिए भारतीय मूल के एक अनुभवी डिटेक्टिव केविन हिंसा को चुना गया। केविन और वॉरेन दोनों को लुधियाना भेजा गया, जहां उन्होंने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर सुखविंद्र की निजी और पारिवारिक जिंदगी की गहराई से जांच शुरू की। इस जांच के दौरान सुखविंद्र की जिंदगी के कुछ बेहद चौंकाने वाले पहलू सामने आए। जांच में पता चला कि परवेश की मृत्यु के बाद सुखविंद्र तुरंत पंजाब आया था और यहां पहुंचकर उसने जो सबसे पहला काम किया वह था दूसरी शादी। महज 9 सप्ताह के भीतर सुखविंद्र ने जालंधर की सरबजीत कौर ब्राड से शादी कर ली थी। उसने सरबजीत के परिवार से भी भारी दहेज लिया, जो उसकी आदत में शामिल हो चुका था। लेकिन सुखविंद्र की लालच भरी योजनाएं यहीं नहीं रुकी। कुछ ही समय बाद उसने गुप्त रूप से कपूरथला जिले के टिब्बा गांव की रहने वाली एक अन्य महिला खुशविंदर कौर प्रीत से भी शादी कर ली। उसने खुशविंदर के परिवार से भी काफी पैसे और गहने दहेज के रूप में लिए। इसके बाद सुखविंद्र ने अपनी दोनों नई पत्नियों को कनाडा ले जाने का वादा किया, लेकिन खुद वहां अकेला लौट गया। उसकी जिंदगी में ये सभी घटनाएं मानो एक योजनाबद्ध तरीके से हो रही थीं, जो उसके चरित्र और मंशा पर गंभीर सवाल उठाने के लिए काफी थी। सुखविंद्र ने हर स्थिति का फायदा उठाया, चाहे वह उसकी पत्नी की मौत हो या नए रिश्ते
वह अपने लाभ के लिए हर कदम उठाता चला गया। यह नया सबूत पाकर वॉरेन और केविन ने मामले की जांच के लिए फिर से पंजाब का रुख किया। उन्होंने पंजाब पुलिस की मदद से सरबजीत के दोनों जुड़वा बच्चों की लाशों को कब्र से बाहर निकलवाया और उनके सैंपल फोरेंसिक जांच के लिए भेजे। जांच में पाया गया कि इन दोनों बच्चों के शरीर में भी स्ट्रिकन के अंश थे। इसका अर्थ है कि उन दोनों छोटे बच्चों को भी जहर देकर मारा गया था। खुशविंदर कौर प्रीत का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, इसीलिए उसके शव की जांच नहीं हो पाई। हालांकि उसकी मौत के लक्षणों को देखकर स्पष्ट हो गया था कि उसे भी स्ट्राइक देकर ही खत्म किया गया था। डिटेक्टिव वॉरेन और केविन अब तक ये समझ चुके थे कि सुखविंद्र सिंह ढिल्लू कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह एक ठंडे खून का सीरियल किलर है। उसने केवल 1 या 2 नहीं, बल्कि कुल 5 हत्याओं को अंजाम दिया था, जिनमें 2 मासूम नवजात बच्चे भी शामिल थे। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि सुखविंद्र को आखिर यह खतरनाक स्ट्राइक मिला कहां से। इस बात का पता लगाने के लिए कनाडा के दोनों जासूस लुधियाना में जड़ी बूटियों की दुकानों पर गए। वहां उन्हें चूहों और कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक दवा के बारे में जानकारी मिली। उस दवा का नाम कूचड़ था, जिसे कुछ लोग कुचला और कजरा के नाम से भी जानते हैं। जब उन दोनों डिटेक्टिव ने उस कूचड़ की विस्तृत जांच कराई तो उसमें स्तरण पाया गया। साथ ही यह भी पता चला कि इंसान के शरीर में इस जहर का पता सामान्य टेस्ट से नहीं लगाया जा सकता। इसे स्पष्ट हो गया कि सुखविंद्र सिंह ढिल्लों ने धोखे से कूचड़ को अपने शिकारों को खिलाकर बेरहमी से मारा था। उसे इस बात का भी ज्ञान था कि डॉक्टरों को सामान्य टेस्ट में इस जहर का पता नहीं चल पाता, इसलिए सुखविंद्र सिंह ने अपने सभी शिकारों को किसी न किसी बहाने, कभी खाने में तो कभी दवाई में, स्ट्राइक मिला कर दिया। रणजीत सिंह की पत्नी लखविंद्र ने कोर्ट में भी गवाही दी थी कि सुखविंद्र ने उसके पति को पीठ दर्द और नपुंसकता खत्म करने वाली एक दवा दी थी, जिसे खाने के बाद ही रणजीत सिंह की मौत हुई थी। इसी तरह उसने अपने दोनों जुड़वा बच्चों, पहली पत्नी प्रवेश कौर और तीसरी पत्नी खुशविंदर को भी ठिकाने लगा दिया था। इन 5 हत्याओं के पीछे का मुख्य कारण दहेज में मिलने वाली रकम और बीमा के पैसे थे। बच्चों को सुखविंद्र सिंह ने इसलिए मारा ताकि आगे चलकर उसे किसी भी तरह का झमेला न झेलना पड़े। इसके बाद साल 1997 के अक्टूबर महीने में सुखविंद्र सिंह ढिल्लों को अपनी पहली पत्नी प्रवेश कौर और अपने बिजनेस पार्टनर रणजीत सिंह खेला की हत्या के जुर्म में हैमिल्टन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैमिल्टन पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भारत में हुए उन 3 कत्लों का जिक्र नहीं किया। हालांकि भारत से कई गवाहों को कनाडा ले जाया गया, जहां कोर्ट में उन भारतीय गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मॉन्ट्रियल अदालत में लंबी सुनवाई के बाद साल 2001 में सुखविंद्र सिंह ढिल्लों को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद 21 नवंबर 2013 को सुखविंद्र सिंह ढिल्लों की 54 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण कनाडा के किंगटन अस्पताल में निधन हो गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि हमारा असली मकसद आपको जागरूक करना और सचेत करना है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद।